जय हिंद साथियों स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। साथियों आज हम रेलवे भर्ती परीक्षा 2024 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, जिसमें हम जीके जीएस के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। साथियों ये सभी प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा आरआरबी, एनटीपीसी, आरपीएफ कांस्टेबल और टेक्नीशियन के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, साथियों हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। इसे पूछा गया कि कौन सा दर्रा जो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। इसका ऑप्शन है नाथुला दर्रा, रोहतांग दर्रा, सिपकिला दर्रा या जोजिला दर्रा। तो इसका राइट आंसर होगा जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा जो जम्मू कश्मीर में पाया जाने वाला एक दर्रा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। साथियों इससे संबंधित कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं या पॉइंट देखते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं। तो जम्मू कश्मीर में कराकोरम, जोजिला, पीरपंजाल, बनिहाल और बुर्जिल दर्रे हैं जो जम्मू कश्मीर में पाए जाने वाले दर्रे हैं। हिमाचल प्रदेश में सिपकिला, रोहतांग और बड़ा लाचा दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश में पाए जाने वाले दर्रे हैं। उत्तराखंड में पाए जाते हैं लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा और नीति दर्रा। इतने दर्रे हैं जो उत्तराखंड में पाए जाते हैं। सिक्किम में नाथुला दर्रा और जेल पेला दर्रा है जो सिक्किम में पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला दर्रा, यंगयाप दर्रा या दिप्पू दर्रा, जो तीन दर्रे हैं जो अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। मणिपुर में तुजु दर्रा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि तुजु दर्रा कहाँ पाया जाता है, तो मणिपुर में पाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। इसमें पूछा गया कि कर्क रेखा किस भारतीय राज्य से होकर नहीं गुजरती है। इसका ऑप्शन है त्रिपुरा, बिहार, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा बिहार। जो कर्क रेखा है वो भारत के बिहार राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। साथियों कर्क रेखा से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं, जैसे कि 23/1/2 पूर्वी देशांतर को कर्क रेखा कहते हैं। साथियों 23/1/2 पूर्वी देशांतर को कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। साथियों जो कर्क रेखा वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और ये 8 राज्य कौन कौन से हैं, इनमें है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जहां से होकर कर्क रेखा गुजरती है। साथियों कर्क रेखा झारखंड की राजधानी रांची के मध्य से होकर गुजरती है। रांची है जो वहां से होकर गुजरती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक साहिब किस धर्म के संस्थापक थे। इसमें से पूछा गया कि जो गुरु नानक साहब थे वो किस धर्म के संस्थापक थे। इसका ऑप्शन है जैन धर्म, इस्लाम धर्म, सिख धर्म या ईसाई धर्म। तो इसका राइट आंसर होगा सिख धर्म। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक साहब थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। साथियों इससे संबंधित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं, जैसे कि सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे। कौन थे, गुरु नानक देव थे, और वे सिखों के प्रथम गुरु थे। जो गुरु नानक देव थे वो सिखों के प्रथम गुरु थे। गुरु नानक देव बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। साथियों गुरु नानक देव थे वो बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए। साथियों सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए। गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया था। जो सिखों की जो गुरुमुखी लिपि है उसका आरंभ गुरु अंगद के द्वारा किया गया था। सिख धर्म में पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना की। जो आदि ग्रंथ है उसकी रचना गुरु अर्जुन देव के द्वारा की गई है। सिखों के अंतिम गुरु व 10वें गुरु गुरु हरगोविंद थे। कौन थे, गुरु हरगोविंद सिंह थे, जो सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु थे, जिनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। गुरु हरगोविंद का जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश की स्थापना किसने की। इससे पूछा गया कि गुलाम वंश की स्थापना या गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। इसका ऑप्शन है मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक या इल्तुतमिश। तो इसका राइट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में की थी। कब की थी, 1206 ईस्वी में की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। इससे संबंधित इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव डाली थी। किसकी, कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा डाली गई थी। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया गया। जो 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद है, 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद है, उसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था। गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता था। जो गुलाम थे उनको फारसी में बंदगा कहते थे।
कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था? इसमें पूछा गया कि जो दीन ए इलाही धर्म था उसका प्रधान पुरोहित कौन था? इसका ऑप्शन है टोडरमल, शाहजहां, अकबर या बीरबल। तो इसका राइट आंसर होगा अकबर। दीन ए इलाही नामक धर्म था, उसका प्रधान पुरोहित अकबर था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। साथियों, इससे संबंधित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं, जैसे कि अकबर का जन्म 5 अक्टूबर 1542 ईस्वी में हुआ था। साथियों, अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम हुमायूं था। अकबर के पिता का नाम हुमायूं था। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच हुई थी। साथियों, पानीपत की दूसरी लड़ाई थी वो 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच हुई थी। दास प्रथा को समाप्त किया 1562 ईस्वी में। साथियों, अकबर ने दास प्रथा को समाप्त किया था 1562 ईस्वी में। तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था 1563 ईस्वी में। जजिया कर को समाप्त किया था 1564 ईस्वी में। फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 ईस्वी में अकबर के द्वारा की गई थी। जो फतेहपुर सीकरी है उसकी स्थापना अकबर के द्वारा 1571 ईस्वी में की गई थी। दीन ए इलाही नामक धर्म है जो इसकी शुरुआत 1582 ईस्वी में अकबर के द्वारा की गई थी। इलाही सम्मत की शुरुआत भी अकबर के द्वारा की गई, वो 1583 ईस्वी में की गई थी। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। साथियों, अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता था। मुगलों की राज की भाषा फारसी थी। साथियों, जो मुगल थे उनकी राज की भाषा फारसी थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? इसमें पूछा गया कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? इसका ऑप्शन है 62 वर्ष, 60 वर्ष, 30 वर्ष या 40 वर्ष। तो इसका राइट आंसर होगा 30 वर्ष। साथियों, उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है, लेकिन अधिकतम आयु कोई सीमा नहीं है। साथियों, इससे संबंधित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति संबंधित है जो अनुच्छेद 63 है, जो उपराष्ट्रपति होगा वह अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, किंतु सभापति के रूप में वह निर्णायक मत देने का अधिकार है। अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचन मंडल होगा। जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होगा वह अनुच्छेद 66 के अनुसार होगा। प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन थे। कौन थे? प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन थे। द्वितीय उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। तीसरे उपराष्ट्रपति बीबी गिरी थे। और वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं। साथियों, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब किस में मापा जाता है या किससे मापा जाता है? इसका ऑप्शन है लैक्टोमीटर, बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर या फेदोमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब है जो बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। इससे संबंधित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक बार होता है। साथियों, वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक बार होता है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। जो वायुमंडलीय दाब है उसको बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। आपेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर से मापते हैं। जो आपेक्षिक घनत्व है उसको हाइड्रोमीटर से मापते हैं। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। साथियों, जो दूध की शुद्धता है उसको लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, शरिया शब्द किस धर्म से संबंधित है? इसमें पूछा गया कि जो शरिया शब्द है वो किस धर्म से संबंधित है? इसका ऑप्शन है इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म या हिंदू धर्म। तो इसका राइट आंसर होगा इस्लाम धर्म। शरिया शब्द है जो इस्लाम धर्म से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। शरिया शब्द इस्लाम धर्म से संबंधित है। साथ ही जो शरिया शब्द है वह इस्लाम धर्म से संबंधित है। इस्लाम धर्म एक ईश्वरवादी धर्म है। जो इस्लाम धर्म है वो एक ईश्वरवादी धर्म है। इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक कुरान है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अटल पेंशन योजना कब शुरू की गई? इसमें पूछा गया कि जो अटल पेंशन योजना है वो कब शुरू की गई थी? इसका ऑप्शन है वर्ष 2000 में, वर्ष 2015 में, 2005 में या 2010 में। तो इसका राइट आंसर होगा 2015 में। अटल पेंशन योजना की शुरुआत वर्ष 2015 में की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अटल पेंशन योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को की गई थी। इसका आरंभ कोलकाता से किया गया था। जो अटल पेंशन योजना है इसकी शुरुआत कोलकाता से की गई थी। यह योजना भारत के नागरिकों के लिए संगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित एवं पेंशन योजना है। हमारा अगला क्वेश्चन है,
राष्ट्रीय आरोग्य निधि की स्थापना कब की गई थी? इसमें से पूछा गया कि राष्ट्रीय आरोग्य निधि की स्थापना कब की गई थी? इसका ऑप्शन है 1998 ईस्वी में, 1996 ईस्वी में, 1995 ईस्वी में या 1997 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर होगा 1997 ईस्वी में। राष्ट्रीय आरोग्य निधि की स्थापना जो 1997 ईस्वी में की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। साथियों, राष्ट्रीय आरोग्य निधि की स्थापना 1997 ईस्वी में की गई थी। इसका संचालन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता है। जो आरोग्य निधि योजना है इसका संचालन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर कहाँ स्थित है? इसमें पूछा गया कि प्रसिद्ध विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर कहाँ पर स्थित है? इसका ऑप्शन है तमिलनाडु, गोवा, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। जो विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर है वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। साथियों, प्रसिद्ध विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है? वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। साथियों, भारत में कुल 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर हैं, जिनमें से विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर एक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी हिमालयी नदी है? इसमें पूछा गया कि कौन सी नदी है जो हिमालय से निकलती है? इसका ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र नदी, गोदावरी नदी, तुंगभद्रा नदी या नर्मदा नदी। तो इसका राइट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी एक हिमालयी नदी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। साथियों, ब्रह्मपुत्र नदी एक हिमालयी नदी है। कौन सी नदी है? एक हिमालयी नदी है। इसका उद्गम हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट से होता है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है वह मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। यह तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यात्री निकोलो कॉन्टी किस देश के थे? इसमें से पूछा गया कि जो प्रसिद्ध यात्री निकोलो कॉन्टी थे वो किस देश के थे? इसका ऑप्शन है ईरान, चीन, रूस या इटली। तो इसका राइट आंसर होगा इटली। प्रसिद्ध यात्री निकोलो कॉन्टी इटली देश के थे। कहाँ के थे? इटली देश के थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। प्रसिद्ध यात्री निकोलो कॉन्टी इटली देश के थे। कहाँ के थे? इटली देश के थे। इसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की। जो निकोलो कॉन्टी था उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। निकोलो कॉन्टी विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासनकाल में आए थे। कब आए थे? देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की देखभाल कौन सा मंत्रालय करता है? इसमें पूछा गया कि भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की देखभाल कौन सा मंत्रालय करता है? इसका ऑप्शन है पर्यावरण मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय या वित्त मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर होगा संस्कृति मंत्रालय। भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की देखभाल संस्कृति मंत्रालय करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। साथियों, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की देखभाल संस्कृति मंत्रालय करता है। इसकी स्थापना 11 मार्च 1891 ईस्वी में की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी? 11 मार्च 1891 ईस्वी में राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना कोलकाता में इंपीरियल रिकॉर्ड के विभाग के रूप में की गई थी। कहाँ की गई थी? कोलकाता में इंपीरियल रिकॉर्ड विभाग के रूप में की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन एक जटिल संवहनी ऊतक है? इसमें पूछा गया कि निम्न में कौन एक जटिल संवहनी ऊतक है? इसके ऑप्शन है स्कोरल, काइमा, फ्लोएम, पेरानिका, पेरनकीमा, कोलेन काइना, कोलेन काइमा। तो इसका राइट आंसर होगा फ्लोएम। फ्लोएम है एक जटिल संवहनी ऊतक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। साथियों, फ्लोएम एक जटिल संवहनी ऊतक है। फ्लोएम ऊतक मुक्त भोजन के परिवहन के लिए उत्तरदायी है। साथ ही जो फ्लोएम है वह है जो भोजन का परिवहन के लिए उत्तरदायी है। जो पेड़ पौधों में भोजन बनता है वह पत्तियों तक पहुंचाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, फ्लोएम। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक विज्ञान में PIL शब्द का पूर्ण रूप है। इसमें पूछा गया कि राजनीतिक विज्ञान में PIL शब्द का पूर्ण रूप क्या है? इसका ऑप्शन है प्राइमरी इंटरनेट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरमीडिएट लॉ, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, प्रिंसिपल इंटरमीडिएट लॉ। तो इसका राइट आंसर होगा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जो PIL है वो इसका पूर्ण रूप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, नील विद्रोह में बंगाल के किसानों ने किस फसल को उगाने से इनकार कर दिया था? इसमें पूछा गया कि
नील विद्रोह जो बंगाल में हुआ था उसमें किसानों ने किस फसल को उगाने से इनकार कर दिया था? इसका ऑप्शन है मसाला, चाय, नील या अफीम। तो इसका राइट आंसर होगा नील। नील विद्रोह में बंगाल के किसानों ने नील को उगाने से इनकार कर दिया था या नील की खेती करने से इनकार कर दिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। साथियों, नील विद्रोह 1859 से 1860 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1859 से 1860 ईस्वी में हुआ था। इस विद्रोह में बंगाल के किसानों ने नील उगाने से इनकार कर दिया था। इस विद्रोह का कारण नील कृषि अधिनियम का पारित होना था। इस विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? नील कृषि अधिनियम का पारित होना। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव आंख में दृश्य पटल पर आंखों के पीछे बनने वाली किसी आकृति का निर्माण होता है। किसी आकृति का निर्माण होता है, वो किस कारण होता है? इसका ऑप्शन है पुतली द्वारा, आंख की पुतली द्वारा, रेटिना द्वारा या सिलियारी मांसपेशियों द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा, किसके द्वारा होगा? यह होगा रेटिना के द्वारा। किसी मानव आंख में दृश्य पटल पर आंख के पीछे बनने वाली किसी आकृति का निर्माण रेटिना के द्वारा होगा। किसके द्वारा? रेटिना के द्वारा होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में रूल ऑफ लॉ की विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है? इसमें से पूछा गया कि भारत में रूल ऑफ लॉ की विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है? इसका ऑप्शन है जापानी संविधान, आयरिश संविधान, अमेरिकी संविधान या ब्रिटिश संविधान। तो इसका राइट आंसर होगा ब्रिटिश संविधान। भारत में रूल ऑफ लॉ की विशेषता है जो ब्रिटिश संविधान से ली गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कहाँ के वास्को डिगामा ने यूरोप से भारत के लिए एक नई समुद्री मार्ग की खोज की थी? इसमें से पूछा गया है कि वास्को डिगामा ने जो यूरोप से भारत के लिए एक समुद्री मार्ग की खोज की थी वह कहाँ के थे? इसका ऑप्शन है पुर्तगाल, फ्रांस, इंग्लैंड या नीदरलैंड। तो इसका राइट आंसर होगा पुर्तगाल। पुर्तगाल का यात्री वास्को डिगामा था जिसने यूरोप से भारत की एक नई समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। साथियों, वास्को डिगामा एक पुर्तगाली यात्री था जिसने नई समुद्री मार्ग की खोज की थी। यह पहली बार भारत में 1498 ईस्वी में केरल के कालीकट बंदरगाह पहुंचा था। कहाँ पहुंचा था? केरल के कालीकट बंदरगाह पहुंचा था। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में संघ लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष थे। इसमें पूछा गया कि भारत में संघ लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका ऑप्शन है डॉक्टर AR किदवई, JP गुप्ता, सर रॉस बारकर, रजनी राजदान। तो इसका राइट आंसर होगा सर रॉस बारकर। भारत में संघ लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष सर रॉस बारकर थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमालय की सर्वाधिक उत्तरी सीमा को के रूप में जाना जाता है। इसमें पूछा गया कि हिमालय की सर्वाधिक उत्तरी सीमा को किस रूप में जाना जाता है? इसका ऑप्शन है खादर, हिमाचल, शिवालिक या महान हिमालय। तो इसका राइट आंसर होगा महान हिमालय। हिमालय की सर्वाधिक उत्तरी सीमा को महान हिमालय के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी प्रायद्वीप उच्च भूमि से निकलती है? इसमें से पूछा गया कि गंगा की कौन सी सहायक नदी प्रायद्वीप उच्च भूमि से निकलती है? इसका ऑप्शन है घाघरा, यमुना नदी, चंबल नदी या कोसी नदी। तो इसका राइट आंसर होगा कोसी नदी। कोसी नदी है जो प्रायद्वीप उच्च भूमि से निकलती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक लेंस की दृष्टि से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरणें होती हैं। इसमें पूछा गया कि एक लेंस की दृष्टि से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरणें किस प्रकार की होती हैं? इसका ऑप्शन है अदृश्य होती हैं, अबिचल उभरती हैं, केंद्र से फैलती हैं, केंद्र की ओर मुड़ती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा अबिचल उभरती हैं। जो एक लेंस की दृष्टि से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरणें अबिचल उभरती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई? इसमें से पूछा गया कि वर्ष 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? इसका ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, सरोजिनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू या मोहनदास करमचंद गांधी। तो इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रीय योजना आयोग समिति की स्थापना जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वेदांत गल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? इसमें से पूछा गया कि वेदांत थंगल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? इसका ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। वेदांत थंगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द
बिलियर्ड से संबंधित है? इसमें से पूछा गया कि कौन सा शब्द बिलियर्ड से संबंधित है। इसका ऑप्शन है लेग बाय, कैनन, गुगली या खो। तो इसका राइट आंसर होगा कैनन। कैनन है जो बिलियर्ड खेल से संबंधित एक शब्द है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 से 2023 में स्वराज पार्टी के, फिर से पढ़ते हैं, वर्ष 1922 से 1923 में स्वराज पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसमें पूछा गया कि वर्ष 1922 से 1923 में स्वराज पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसके ऑप्शन है चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस, मोहनदास करमचंद गांधी या जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर होगा चित्तरंजन दास। 1922 से 1923 में स्वराज पार्टी के पहले अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सनराइज इंडस्ट्री को क्या कहते हैं? इसमें पूछा गया कि जो सनराइज इंडस्ट्री है उसको क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन है स्थापित उद्योग, पुराना उद्योग, उभरते उद्योग या खस्ताहाल उद्योग। तो इसका राइट आंसर होगा उभरते उद्योग। सनराइज इंडस्ट्री को उभरते उद्योग की संज्ञा दी गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस रसायन को शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं? इसमें पूछा गया कि किस रसायन को शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं? इसका ऑप्शन है लेड सल्फेट, नाइट्रोजन, नाइट्रिक एसिड या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर होगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जानते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भारत का पहला नागरिक कौन होता है? इसमें से पूछा गया कि भारत का पहला नागरिक कौन होता है? इसका ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। भारत का पहला नागरिक राष्ट्रपति होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा।